थर्ड में ये बात करते हैं मूल प्रकृति की। कहते हैं कि जो मूल प्रकृति है उसको ये इंग्लिश में डिफाइन करते हैं एज नॉन एवोल्यूट। नॉन एवोल्यूट मतलब ये किसी में से पैदा नहीं हुई। तो हमको पता नहीं फिर कि ये आई कहां से है। या तो इतने युग पहले से आई है कि जब से हम इसको जानते हैं तब से ये है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये सदा से है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है। किसके बीच में डिस्प्यूट है? साइंस बोलती है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिग बैंग है। कुछ धर्म बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में एक क्रिएटर है, इसने क्रिएट किया है इसको, जिसको कि गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जो कि पैदा करने। और कुछ रिलीजन या कुछ धर्म ये बोलते हैं कि ये सदा से है, इसको कोई पैदा करने वाला नहीं। तो उस सोच की कि ये सदा से है, इसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो है आपके सिख धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और वेद में भी है ये। और वेद में जो योग का दर्शन है उसमें ये माना जाता है कि दो एंटिटीज हैं, पुरुष और प्रकृति, और दोनों कब शुरू होती है मालूम है। और सांख्य में भी वही है। लेकिन योग में वो एक ईश्वर डाल देते हैं प्रकृति और पुरुष के ऊपर। लेकिन वो जो ईश्वर है योग वाला, वो थोड़ा अजीब सा ईश्वर है। मतलब वो आधा सांख्य में है और आधा वो वेद के बाकी फिलॉसफी में। तो उसको ज्ञान पूरा है, उसको शक्ति भी पूरी है, और वो विशेष पुरुष भी है। तो आप बोल सकते हैं एक किस्म का ब्रिज है आ, ये मूल प्रकृति और पुरुष के बीच में। लेकिन इस प्रकार का कोई भी तत्व सांख्य में, जो सांख्य हम कर रहे हैं इसको कि क्लासिकल सांख्य बोला जाता है, ईश्वर कृष्ण के सांख्य को क्लासिकल सांख्य बोला जाता है। तो इस क्लासिकल सांख्य में कोई ईश्वर नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी ईश्वर है, गॉड है जिसने बनाया। उनकी अपनी थ्योरी है, गार्डन ऑफ ईडन वाली। एडम आए, ईव आई, और उसके बाद उनका परिवार आना चालू हुआ। वही सिस्टम इस्लाम में भी जुड़ी हुई है। तो आप देखेंगे कि ओरिजिन को लेके डिबेट है और ओरिजिन को लेके डिफरेंसेस हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि साइंस जो थ्योरी देती है वो सही है। साइंस के थ्योरी को भी क्वेश्चन करते हैं लोग, और उनके पास जवाब नहीं होता साइंटिस्ट के पास। क्योंकि ये आई कहां से? कुछ नहीं में से कुछ भी नहीं आ सकता है। कुछ नहीं जो है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं रहेगा। शून्य से आप एक दो तीन चार नहीं निकाल सकते हैं। एक में से एक निकाल सकते हैं, दो में से दो निकाल सकते हैं, शून्य में से क्या निकाल सकते हैं? तो साइंस के पास भी जवाब नहीं है। वो बिग बैंग की थ्योरी ऐसी ये कहानी है। इसमें ये कहते हैं कि जो प्राइमल नेचर है, जो प्राइमरी प्रकृति है, वो नॉन एवोल्यूट है। वो किसी में से भी पैदा नहीं होती है, वो हमेशा से है।
और एक समूह है, एक ग्रुप है 7 तत्वों का, जो कि बुद्धि के तत्व से आरंभ होती है। और बाकी जो है वो 2 गुण वाले हैं। मतलब 7 तत्वों में बुद्धि और बाकी जो 6 हैं वो पैदा भी होते हैं और पैदा करते भी हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लोग हैं, हम लोग पैदा होते हैं और हम लोग पैदा करते हैं। तो ये 7 तत्व हैं जो कि पैदा होते हैं और पैदा करते हैं। प्रकृति पैदा नहीं होती है लेकिन पैदा करती है। मूल प्रकृति पैदा नहीं होती है लेकिन पैदा करती है। जिसको वो पैदा करती है उसमें 7 तत्व ऐसे हैं जो पैदा भी होते हैं और आगे भी पैदा करते हैं। और इसके अलावा अंत में 16 तत्व ऐसे हैं जो सिर्फ पैदा होते हैं। उनमें दोबारा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब 16 तत्व ऐसे हैं जो प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जो सृष्टि में आ तो जाते हैं लेकिन किसी और तत्व को सृष्टि में ला नहीं सकते। उनमें वो सामर्थ्य नहीं है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, उनमें उस प्रकार का गुण नहीं, उस प्रकार की एबिलिटी नहीं। और एक और तत्व है जो कि न पैदा होता है और न पैदा कर सकता है। ये तत्व कौन सा है? जो न पैदा हुआ है और न पैदा करता है, वो है पुरुष। तो हम देखेंगे कि पुरुष और मूल प्रकृति में कॉमन क्या है कि दोनों पैदा नहीं होते हैं, दोनों हमेशा से हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मूल प्रकृति जो पैदा करती है वो बदलती रहती है, और पुरुष जो है वो कुछ पैदा ही नहीं कर सकता है। तो जो जो ना पैदा होता है और ना कुछ पैदा कर सकता है, उसको बदलने का स्कोप ही नहीं है। वो बदलता ही नहीं है, वो वैसे का वैसे ही है, अनचेंजेबल। उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई 3 गुण नहीं है, रजस के, सत्व के, तमस के, क्वालिटी नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को थर्ड कारिका में ही 25 तत्वों को डिफाइन कर दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 25 तत्वों में एक ही तत्व है जो मूल प्रकृति है, जो पैदा कर रही है। फर्स्ट तत्व पैदा करने वाली प्रकृति को मूल प्रकृति है, और वहां से प्रकृति चालू होती है, बुद्धि से। तो जो व्यक्त प्रकृति है वो बुद्धि से चालू होती है। बुद्धि में पैदा होने की और पैदा करने की क्षमता है। वो अहंकार को पैदा करती है। अहंकार में भी आगे पैदा करने की क्षमता है। अहंकार जब सात्विक होता है तब मानस को पैदा करता है, 5 कर्म इंद्रियों को पैदा करता है, 5 ज्ञान इंद्रियों को पैदा करता है। और जब अहंकार तामसिक हो जाता है तब वो 5 तन्मात्राओं को पैदा करता है। अब जो ये 5 तन्मात्राएं हैं, इनमें भी ये क्षमता है कि ये पैदा होती हैं
और पैदा करती है। तो कितनी तन्मात्राएं होती हैं? 5 होती हैं। अहंकार कितना होता है? 1 होता है। बुद्धि कितनी होती है? 1 होती है। तो ये 5 एक एक मिला के 7 बनते हैं। और ये जो 7 बनते हैं ये वो तत्व हैं जो पैदा होते हैं और पैदा करते हैं। वो 16 तत्व कौन से हैं जो पैदा तो होते हैं लेकिन पैदा कुछ नहीं करते हैं? सबसे पहले मानस। मानस पैदा होता है लेकिन मानस कुछ पैदा नहीं कर सकता है। तो आपके चित्त के जो 3 हिस्से हैं, बुद्धि, अहंकार और मानस, बुद्धि पैदा होती है, बुद्धि पैदा करती है, अहंकार पैदा होता है। अहंकार तो बहुत कुछ पैदा कर देता है लेकिन मानस जो है पैदा होने के बाद कुछ नहीं पैदा करता। वहां पर आके मेंटल पावर रुक जाता है, वहां खत्म हो जाता है। सिमिलरली आप देखेंगे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो पैदा तो होती हैं लेकिन वो आगे कुछ नहीं पैदा करती हैं। जो 5 कर्म इंद्रियां हैं वो भी पैदा होती हैं लेकिन वो आगे कुछ नहीं पैदा करती हैं। और तन्मात्राएं हमने अभी देखा कि वो पैदा तो होती हैं और पैदा भी करती हैं। लेकिन जो पंच महाभूत है वो पैदा होते हैं लेकिन वो अपने बाद कुछ पैदा नहीं करते हैं। तो पैदा नहीं करने वाले 16 हैं। 16 तत्व। 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 1 मानस। ये हो गया 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16। अभी प्रकृति जो है, व्यक्त सृष्टि जो हमारी इंद्रियां देखती है, उसमें 23 तत्व है। 7 + 16। 7 वो जो पैदा होते हैं और पैदा करते हैं, 16 वो जो पैदा होते हैं बट कुछ पैदा नहीं करते हैं। तो व्यक्त प्रकृति 23 तत्वों की है और जो अव्यक्त प्रकृति है वो एक तत्व है। तो प्रकृति के 24 तत्व हैं। एक अव्यक्त है, 23 व्यक्त है। और जो 25वां तत्व है वो न तो व्यक्त प्रकृति का है और न तो अव्यक्त प्रकृति का है, इन दोनों से हटके है, इन दोनों के बाउंड्री के बाहर है, इन दोनों के सीमाओं के परे है। वो है पुरुष। तो जब ये 25 तत्वों को हम गहराई से समझने लगेंगे तब हमको हमारे अंदर की अनंत की ताकत, अनंत की चेतना और यूनिवर्स का माइंड जो हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है, वो प्रोग्रामिंग हम खोल के पढ़ सकते हैं। वो है ब्रह्म ज्ञान। जब वो हम खोल के पढ़ने लगते हैं तो वो है ब्रह्म ज्ञान। और जब हम संसार में जो ज्ञान है, मतलब जो हमारा अहंकार तन्मात्राओं के माध्यम से पंच महाभूत बना रहा है, वो जो ज्ञान है पंच महाभूत का, बाहर के दुनिया का ज्ञान, वो इंद्रियों के माध्यम से अंदर आता है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अंदर आता है, मानस से होता हुआ, अहंकार से होता हुआ बुद्धि में जाता है। और वह बुद्धि तय करती है कि इसको रिसीव करना है कि नहीं करना है, ये सही ज्ञान है कि गलत ज्ञान है, इसकी वृत्ति बनानी है कि नहीं बनानी है, इसका संस्कार बनाना है कि नहीं बनाना है, ये बुद्धि तय करती है। लेकिन जो यूनिवर्सल माइंड का जो इंटेलिजेंस है, जो यूनिवर्स का प्रोग्राम है, जिसके अनुसार यूनिवर्स बना है और चल रहा है, जन्म से पहले ही आपका और हमारा पूरा जीवन लिखा जा चुका है। एक एक क्षण, एक एक पल लिखा हुआ है। तो ये कहां लिखा हुआ है? ये वो बुद्धि के प्रोग्राम में लिखा हुआ है। इसको कौन पढ़ सकता है? क्योंकि ये बुद्धि में संस्कारों के माध्यम से लिखा हुआ है।
मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, लेकिन ये अंधेरे में है। हमको नॉर्मल कंडीशंस में यूनिवर्स का, माइंड का दर्शन नहीं होता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, वो अंधेरे में होता है, वो हमसे छुपा हुआ रहता है। हमारे लिए क्या खुला हुआ रहता है? मानस, और कुछ हद तक कभी कभी अहंकार। लेकिन एक योगी अपनी साधना से, ध्यान से, वैराग्य से, समाधि करके, प्रज्ञा लेके, एक एक करके बुद्धि के ज्ञान को खोलता है। और जब उसको बुद्धि का पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरी प्रज्ञा वो समझ जाता है, वहां वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। तो जो बाहर का ज्ञान है वो सीमित है, और जो अंदर का ज्ञान है वो विराट है। इसलिए कृष्ण ने जो रूप अर्जुन को दिखाया, वो विराट रूप दिखाया। अर्जुन की बुद्धि उसने खोल के अर्जुन को दिखाई, वो है विराट रूप। कि तुम्हारे अंदर विराट क्या है उसको देखो। अर्जुन में वो क्षमता नहीं थी देखने की, क्योंकि अर्जुन योगी नहीं था। अर्जुन की ध्यान की साधना सीमित थी, वो तीर चढ़ाने तक उसने साधना की थी। कंसंट्रेशन की एबिलिटी उतनी ही थी, उसमें कोई सिद्धियां तो थी नहीं। वो नहीं पा रहा था, उसको दिखाई गई कृष्ण की आंखों द्वारा। क्योंकि कृष्ण योगेश्वर था, कृष्ण को योग मालूम था। और कृष्ण गीता में अर्जुन को योग ही समझाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मार्गों को दर्शाते हुए। तो जब हम वापस आते हैं पंच महाभूत से, ज्ञान इंद्रियों से, मानस से, अहंकार में और बुद्धि में एंट्री मारते हैं, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको हम कॉन्शियस करते हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड जो है, इसमें हम कब घुसते हैं? नींद में, निद्रा के समय, डीप स्लीप में। जागृत अवस्था में मानस काम करता है, स्वप्न अवस्था में अहंकार काम करता है। लेकिन जो निद्रा है, डीप स्लीप है, वहां पे हम बुद्धि के माइंड में। और डीप स्लीप में आपको होश ही नहीं रहता है, आप अनकॉन्शियस रहते हैं। कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट उसको अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। लेकिन हमारे यहां ये ज्ञान है, ये साधनाएं हैं, ये प्रोटोकॉल है, ये मेथड्स हैं, जिससे इस अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस किया जाता है। जब आप इस अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस करते हैं, तब आप बुद्धि के छुपे हुए सारे संस्कारों को पढ़ने लगते हैं। और इसमें कई संस्कार पिछले जन्मों के रहते हैं जो कि आपसे छुपे हुए रहते हैं, लेकिन एक योगी पढ़ लेता है। पिछले जन्म में मैं क्या था, उसके पहले जन्म में मैं क्या था, उसके पहले जन्म में मैं क्या था। जितनी उसकी क्षमता है, जितने गहराई से वो ध्यान कर सकता है, जितने गहराई से वो समाधि में जा सकता है, जितने गहराई से वो सातों प्रकार की समाधि कर सकता है, उतने ही गहराई से वो संस्कारों को पढ़ के भूतकाल में भी जा सकता है और भविष्य में भी जा सकता है। उसको मालूम पड़ता है कि मेरी मृत्यु कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद, किस जगह पर, कब होनी। और उसको मालूम होता है कि पिछले 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 500 जन्म क्या थे उसके, क्या काट के आया है। और उसमें ये क्षमता होती है कि वो अपने संस्कारों को पलट सकता है, चेंज कर सकता है। वो अगर तय करता है कि मेरे को मोक्ष लेना है, कुछ संस्कार अभी तक फले नहीं है, तो उनको वो जला देता है, उनको वो सिस्टम से हटा देता है, डिलीट कर देता है।
उस प्रोग्राम को वो डिलीट कर देता है। तो इस कारिका में क्या बोला जा रहा है कि ये 25 तत्व क्या है, और ये 25 तत्वों का वर्णन करते करते हम लोग थोड़ा योग में चले गए। हमने उसको निद्रा से जोड़ा। निद्रा क्या है? निद्रा वृत्ति है। तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, उसको अवेयरनेस नहीं रहेगी कि उस अवस्था में उसके माइंड में क्या हो रहा है। और जब वो वापस जागेगा तो उसके पास कोई स्मृति नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर अनकॉन्शियस था निद्रा में। इसलिए पतंजलि कहते हैं निद्रा भी वृत्ति है। एक योगी नींद में भी होश में रहता है, अवेयर रहता है। उसको मालूम होता है कि उसके सिस्टम में क्या चल रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से संस्कार बन रहे हैं, किसको रखना है, किसको हटाना है। उसकी बुद्धि चलती है 24/7। लेकिन एक साधारण आदमी की नहीं चलती है, क्योंकि उसकी वो साधना ही नहीं है, उसने वो स्किल सेट डेवलप नहीं किया, उसमें वो क्षमता नहीं है, वो सिद्धि नहीं है कि जो उसका माइंड अनकॉन्शियस है उसको वो कॉन्शियस करे। लेकिन जब वो साधना करके गुरु के ज्ञान से, मान लीजिए अष्टांग करके, उसको जागृत अवस्था में देखने लगता है, तो सारे संस्कार उसके सामने खुल जाते हैं। उसको सबका मीनिंग समझ में आता है। और ये संस्कार खुलते खुलते उसके अंदर आपके सच्चाई वाले, ट्रुथ वाले, सत्य वाले ऋतंबरा संस्कार भी खुल जाते हैं। और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। वो सृष्टि के सर्किट का फर्स्ट डिजाइन का पार्ट है, जो हम सब में कॉमन है। आप भी अंदर जाके अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके जो अनकॉन्शियस माइंड को खोल के देखेंगे, आपको भी वही ज्ञान मिलेगा जो मुझे मिलेगा या हर इंसान को मिलेगा। ये सिर्फ मानव जीवन में संभव है, पशु नहीं कर सकते ये। देवता कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान हासिल करने के बाद देवताओं और इंसान में एक डिस्टिंक्शन आ जाती है, एक डिस्टिंग्विशिंग का पॉइंट आ जाता है। वो क्या है? मानव राजसिक जानवर है, और देवता जो है वो सात्विक है, उसमें रजस कम है। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एक नए युग में जाने के लिए, एक नए अवस्था को लाने के लिए रजस चाहिए, जो कि देवताओं में कम है। तो अगर किसी देवता को भी मोक्ष चाहिए, तो उसको मानव योनि में आना पड़ता है। अगर एक देवता को भी अमर होना है, देवता अमर नहीं होते हैं। देवता आते हैं, देवता जाते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग देवताओं की पूजा होती है। जिन देवताओं की पूजा 5,000 10,000 साल पहले हो रही थी, उनकी शायद आज आपको पूजा होते हुए नहीं मिलेगी। और जिनकी पूजा नहीं हो रही थी, वो आज डिमांड में है, उनकी पूजा हो रही है। तो देवी देवता भी समय के अनुसार आते हैं और जाते हैं। उनका भी जन्म होता है और उनकी भी मृत्यु होती है। लेकिन मोक्ष, मोक्ष में ना जन्म है ना मृत्यु है। क्यों? क्योंकि उसमें आप उस 25वें तत्व में जा रहे हैं, जो ना पैदा होता है, ना प्रोड्यूस होता है,
और ना कुछ प्रोड्यूस करता है। वहां समय खड़ा हो जाता है, वहां जीवन मरण नहीं होता है, वहां अमर हो जाता है, इटर्नल लाइफ हो जाती है। तो देवताओं को भी अगर इटर्नल बनना है तो मानव योनि से होकर जाना पड़ता है। और किसी पशु को भी होना है तो मानव योनि है, कि मानव योनि जो है वो सबसे दुर्लभ है। ये जो चांस मिला है, उठा लो। कोई नहीं जानता अगले जन्म में क्या बन के आओगे, कहां आओगे, कब आओगे, क्योंकि तुम्हारे इस जन्मों के कर्मों पे वो आधारित है। और इस जन्म के कर्म तुम्हारे तुमको मालूम नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जहां तुम्हारे सारे संस्कार हैं, तुम्हारा प्रोग्राम है जो तुम्हारे जीवन को चला रहा है, उसके बारे में तुमको कुछ मालूम नहीं। तो तुम्हारा जीवन जो है वो एक किस्म का तुमको लगता है रैंडम चल रहा है। और तुम्हारा जीवन तुमको लगता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे चल रहा है। हाँ, चल रहा है एक हद तक। जो नए संस्कार तुम पैदा कर रहे हो उससे जीवन आगे चल रहा है। लेकिन नए संस्कार भी वही पैदा करोगे जो पुराने संस्कार अंदर बैठे हैं। वो तय करेंगे कि नए संस्कार क्या पैदा करोगे। तुम्हारे मर्जी से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर जब हम इन 25 तत्वों को समझते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं, तब हम जादू कर सकते हैं। अगर आप मूल प्रकृति को जगाते हो, वो सो रही है, वो आपके अंदर की ताकत है। उसको आप चाहें तो एक भाषा में कुंडलिनी की शक्ति बोल सकते हैं, कि वो एक कुंड में है, एक वेसल में है, एक कुएं में है, एक बर्तन में है, विराट है। क्योंकि बुद्धि विराट है, बुद्धि यूनिवर्सल है। इंडिविजुअल विराट नहीं हो सकता नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल बुद्धि तक पहुंचने लगे, बुद्धि में रहने लगे, बुद्धि में ऑपरेट करने लगे, तो वो विराट बन जाता है। जैसे उस महाभारत के जंग में कृष्ण विराट में थे और अर्जुन एक इंडिविजुअल रोल में था, कंफ्यूजन में था, करूं नहीं करूं, क्या करूं, क्यों करूं, किस लिए करूं। और कृष्ण को ब्रह्म ज्ञान था, इसलिए कृष्ण ने उसको ब्रह्म ज्ञान दिया। लेकिन उसी जंग के मैदान में जो गंधारी थी, क्योंकि उसने बड़ा दुख देखा 100 पुत्रों के मरने का, 100 पुत्रों की मां, कितना उसको घमंड होगा, कितना उसको भरोसा होगा अपने 100 पुत्रों पे। मारे गए, लाशें लगी हैं लाइन से, एक के ऊपर एक लगाई गई 100। तो दुख क्या है? दुख रजस है। एक्शन क्या है? एक्शन रजस है। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि एक्शन अनिवार्य है जीवन में। लेकिन कृष्ण ये बोलना भूल गए कि दुख भी अनिवार्य है जीवन में। क्योंकि हम देखेंगे इस सांख्य में रजस को दो डेफिनेशन है, एक दुख और एक एक्शन। एक्शन आपको सिखा भी सकता है और नहीं भी सिखा सकता है, लेकिन दुख आपको गारंटी से सिखा के जाएगा। कल सवेरे आप नींद से उठो और आपको मालूम पड़े कि आपको कैंसर है, आपकी पूरी जिंदगी उसी क्षण बदल जाएगी। और सिर्फ आपकी नहीं बदलेगी, आपके परिवार की भी बदल जाएगी। जब आप मौत को देखोगे कि आपके सामने खड़ी है, आईने में आपको दिख रही है, आपको वो उस
सिखाता है, सुख नहीं सिखाता है। हमारे देश में इतनी तपस्या क्यों की जाती है? दुख के लिए। हमारे यहाँ के जो धर्म है उसमें दुख एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ग्रोथ का। और बाकी सत्व और तमस तो व्यूइंग पॉइंट है कि आप कहां से खड़े होकर देख रहे हो। जो चीज आपके लिए फायदेमंद है हो सकता है दूसरे के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन चेंज आप में भी आएगी और उसमें भी आएगी। रजस दोनों में है, रजस से कोई बच नहीं सकता। रजस अगर बीच की लाइन है तो बाएं तरफ आप समझ लीजिए सत्व है, दाहिने तरफ आप समझ लीजिए तमस है। सत्व जो है वो नॉलेज है, तमस जो है वो इग्नोरेंस है। और जो बीच की लाइन है आपकी रजस की, उसको आप समझ लीजिए। अगर आप उसको एक्शन समझते हैं तो जो तमस है वो नॉन एक्शन है, वहां कुछ बदल नहीं रहा है। और अगर आप बीच की लाइन रजस को दुख समझते हैं तो जो सत्व का जगह है वो खुशी की जगह है, वो हैप्पीनेस है, आनंद की जगह है। और अगर आप सत्व को हल्का समझते हैं, लाइटनेस फील करते हैं, वो सात्विक है। तो जो हेवीनेस है वो तमस है। तो जब आप इस तरीके से इन गुणों को देखने लगेंगे, आपको पूरी दुनिया एक किताब की तरह आप पढ़ पाएंगे। कोई भी आदमी आपके सामने आएगा, आप उसकी शक्ल देख के, उसकी बातें देख के, उसके एक्सप्रेशन देख के आप उसको रीड करने लगोगे, उसको प्रिडिक्ट करने लगोगे कि ये कौन है, क्या है। आपको ऑटोमेटिक मालूम चलने चलेगा। आपका सिस्टम सिग्नल्स पिक करने लगेगा। आपको अंदर से कम्युनिकेशन आने लगेगी। एक इंटरप्रिटेशन चालू हो जाएगा बाहर के माहौल का, उस आदमी का जो उस समय उस क्षण आपके सामने बैठा है। आपको ये भी मालूम चलने लगेगा कि इससे कितनी बात करनी है, कब करनी है, किन शब्दों में करनी है, कब चुप बैठना है, कब उसको दौड़ने देना है। आपको मालूम पड़ेगा उसका वजूद क्या है। आपको मालूम पड़ेगा ये कितने रुपए का आसामी है। आपको मालूम पड़ेगा कि इसका ब्रेकिंग पॉइंट कब आने वाला है कॉन्वर्सेशन में, कहां ये कूद के बंदर की तरह भागेगा। सब आपको सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली दिखने लगेगा। तो ये सब बातें कहां होती हैं? जहां अभ्यास होता है, जहां प्रैक्टिस होता है, जहां वैराग्य होता है, जहां ईश्वर की भक्ति होती है। इसलिए अष्टांग में ये बातें बार 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 बोली गई। लेकिन योग जो है वो कपिल मुनि के टीचिंग्स पे आधारित है, कपिल मुनि के फाउंडेशन पे आधारित है। लेकिन मजे की बात यह है कि ऋषि पतंजलि ने कभी ये एक्नॉलेज नहीं किया। आपको योग सूत्रों में एक सूत्र भी नहीं मिलेगा जो सांख्य की बात कर रहा है, सांख्य शब्द की बात कर रहा है, सांख्य के टर्म्स की बात कर रहा है। वो उसी कॉन्सेप्ट की बात करेगा लेकिन अपने शब्द बना के बात करेगा। समझाया आपको वही चीज जाएगी, लेकिन आपको लगेगा नहीं उसमें सांख्य की झलक है, बाहर के पैकेजिंग में। तो सांख्य पहला दर्शन शास्त्र है भारत, और उस समय लोग ज्यादा विकसित थे। तो कपिल मुनि के हिसाब से योग करने की जरूरत नहीं है।
योग है कर्म, योग है क्रिया, योग है एक्शन, जिसकी बात कृष्ण करते हैं अर्जुन से। एक्शन करो, उठाओ, चलाओ, मारो। लेकिन कपिल मुनि नहीं बोलते उठाओ चलाओ मारो। कपिल मुनि ने योग की परिभाषा ही नहीं दी है। उनका योग शब्द आता ही नहीं है। वो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, वन बाय वन, प्रॉपर तरीके से, फ्लो में, लॉजिकली। इसमें कोई सिद्धियों की बात ही नहीं है। और इसमें आप देखेंगे कि मोक्ष बड़ा सरल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 20 जन्मों में मिलेगा। आपको एहसास होने लगेगा। और जो योग की निर्विकल्प समाधि है, वो अवस्था इसमें आने लगती है। डेली जीवन में आपको फील होगा, चलते चलते सड़क पे आपको फील होगा कि आप हैं तो, लेकिन नहीं है। सड़क है, लेकिन वो आपसे अलग है। लोग हैं, आपसे अलग है। सोच है आपकी वहां पर, लेकिन आपसे अलग है। आपको एक फ्रीडम का एहसास होगा, और उस फ्रीडम को मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष वाले का मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में ऊपर निकल जाता है प्रकृति के बाहर रॉकेट में बैठ के। मोक्ष का मतलब ये है कि वो 100% डिटैच हो जाता है। उसको कंप्लीट विद्या मिल जाती है कि मैं अहंकार नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इससे ऊपर दृष्टा हूं, बस देखने वाला हूं। वो देखता है, और जैसे जैसे वो देखता रहता है, वैसे वैसे जीवन चलता रहता है। और क्योंकि वो सिर्फ देख रहा है, छेड़ नहीं रहा है, उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, वृत्तियां नहीं बना रहा है, ना किसी के अंदर वृत्तियां बना रहा है, साक्षी है। और जब वो साक्षी भाव से साक्षी बन के उस परिस्थिति में खड़ा रहता है, वो परिस्थिति उसके मुट्ठी में आ जाती है अपने आप। और ये सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है कि होता क्या है उस क्षण, कैसे बदलता है समय। समय खड़ा हो जाता है। आपके लिए समय खड़ा हो गया, सामने वाले के लिए चल रहा है। और हर एक के लिए समय अलग अलग चलता है। घड़ी में एक समान चलता होगा, लेकिन मन में सबके समय चलता है अलग अलग। और घड़ी में भी सबके पास एक समान नहीं चलता है। लंदन का टाइम अभी कुछ और है, न्यूयॉर्क का टाइम कुछ और है, पाकिस्तान का कुछ और है, भारत का कुछ और है। कुछ देशों में तो टाइम आगे पीछे भी करते हैं, गर्मियों में 1 घंटा आगे किया, या ठंड में 1 घंटा आगे किया। उस जगह से भी टाइम स्थिर नहीं है। तो ये क्या है? ये मशीनी टाइम है। ये इंसान का क्रिएटेड टाइम है। ये एग्रीमेंट के बेसिस पे बनाया हुआ टाइम है। वो पूरा भारत का एक ही टाइम है, जो कि हो ही नहीं सकता। सहूलियत के लिए बनाया हुआ टाइम है। ये रियल टाइम नहीं है, ये फॉल्स टाइम है, ये आउटवर्ड टाइम है। ये आपके आइडेंटिफिकेशन वाला टाइम है, जो आपको एक टाइम का आइडेंटिफिकेशन देता है। जो रियल टाइम है, जिसका आप एहसास करते हैं, वो आपके चित्त में चलता है। आपको गर्म तवे पे बिठा देंगे तो समय बिल्कुल रॉकेट की तरह दौड़ेगा। 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर लगेगा। और आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका मन लगा हुआ है, 1 घंटा बीत जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ये जो चित्त वाला टाइम है, ये वृत्तियों पर निर्भर करता है कि कितनी वृत्तियां आ रही हैं। अगर वृत्तियां बंद हो जाएंगी, टाइम खड़ा हो जाएगा। इसलिए जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जहां वृत्तियां अगर बंद कर लेते हैं, शांति में आ जाते हैं, वहां समय रुक जाता है। हो सकता है आप 1 घंटा ध्यान में हो, आपको पता भी नहीं चले कि 1 मिनट से ऊपर बीता। तो जब आप ये 25 तत्वों को समझेंगे, ये गुणों को समझेंगे, आपको पूरी साइंस समझ में आएगी। क्योंकि उस वेस्टर्न साइंटिस्ट को, जिसने शायद पीएचडी की हो,
टॉप यूनिवर्सिटीज से, उसको भी नहीं समझ में आ रही होगी, वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कोर नॉलेज का कोर बिल्डिंग ब्लॉक से आप चालू कर रहे हैं। तो इसलिए सांख्य का बहुत इंपॉर्टेंस है, और क्योंकि ये बिल्कुल फंडामेंटल नॉलेज है और बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंचा देता है एक साधारण आदमी को, इसको गुप्त कर दिया गया, इसको छुपा दिया गया। ठीक है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो आप कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको सेशन को क्लोज करते हैं। ओके सर। सर इसका हाँ इसका बोल। रिलेटेड नहीं है, आपने आज जो भेजे थे इसी का रिलेटेड नहीं है, पर आपने आज जो मटेरियल भेजे थे, जो आपने जो कालकाटा का ये जो प्रोजेक्ट है इंटरनेट का बारे में, हाँ, उस उसके बारे में और कुछ डिटेल आप मतलब है क्या थोड़ा मतलब, और अगर कोई स्टडी करना चाहता है, नहीं, क्या डिटेल चाहिए बोलिए। मतलब वो प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च हुआ था, और वो जो प्रोजेक्ट में आप जो अपोज कर रहे थे मतलब, और दूसरे जो बोल रहे थे उसका टेक्निकली मतलब क्या बोल रहे थे, और आपने उनको जो मना किया फिर मतलब जो लागू हुआ, और आप उस इस लाइन से उस हैं क्या? हाँ। क्या आ, बैकग्राउंड है आपका? मैं तो मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था, पहले रेडियो ऑफिसर था, ओ तो रेडियो अच्छा। ऑफिसर के बाद में हाँ तो फिर मैंने। आप एक काम करिए, आप मेरे से एक बार व्हाट्सएप पे टाइम करके मेरे को फोन करिए, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है। और उसको अगर हमने कोई जगह में अगर प्रोड्यूस किए जैसे कोई सेमिनार में या कोई ये में, तो आपको कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं है मतलब, ये जो फैक्ट नहीं, को। मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है, बट भारत सरकार क्या रिएक्ट करेगी वो मेरे को मालूम नहीं। हम्म, क्योंकि आपने कल जो बताया जो मतलब स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट वो ला रहा है, वो उसी के मुझे थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा मतलब एक अलग तरह की रिएक्शन लगा मुझे, मतलब मेरा जो भारत सरकार का ये जो सरकार है उसके प्रति मतलब एक अलग भाव था, तो मुझे पता नहीं था ये सब इतना मतलब ये एक्चुअली पॉलिटिक्स चल रही है बहुत डीप लेवल पे। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मस्क के थ्रू अमेरिका को इन्फ्लुएंस किया जाए, बट जो मस्क ने अपनी अवस्था बना ली है, लगता है मस्क ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार ने ट्रम्प से सितंबर तक का टाइम मांगा है। और अभी जो ये जो एग्रीमेंट्स हुई हैं जियो के साथ और एयरटेल के साथ, वो इस कंडीशन पे वैलिड है कि भारत सरकार ओके करेगी। तो भारत सरकार ने ऑफिशियली ओके नहीं किया है, बट एक स्टेप आगे बढ़े हैं, बिना आगे बढ़े उस तरह की गेम खेली गई। और अगर आपको ये। इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को किसी ने बताया कि एक वेबसाइट है कूटनीति। क्या क्या और क्या नाम है? कूटनीति। के यू टी कुट? हाँ, कूटनीति। तो अच्छा। वो दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ नोट प्रिपेयर किया है और गवर्नमेंट सर्कल्स में सर्कुलेट किया है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है अभी, बट आप अच्छा, चाहे तो उसको कूटनीति पढ़ डॉट। सकते हैं। प्लस हाँ, कूटनीति.com। हाँ, प्लस आज कुछ न्यूज है कि एलन मस्क ने शायद दो इंडियन न्यूज के एजेंसीज या पोर्टल्स के ऊपर सेंसरशिप करने का बोला है या कुछ आरोप लगाया है। मैंने उसको पढ़ा नहीं है, किसी ने मेरे को भेजा, बट बस टाइम नहीं था। ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई है उनकी तरफ से। हाँ, वो सर वो कोर्ट को गए गवर्नमेंट हैं। के पोर्टल को उन्होंने चैलेंज किया है, सहयोग पोर्टल गवर्नमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का, उसको अच्छा, चैलेंज किया है। अ, चैलेंज किया मतलब? मतलब पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम कंप्लाई नहीं करेंगे, जैसे गूगल, फेसबुक सब लोगों ने कंप्लाई करा है, उससे इंटीग्रेट करा है। बट इन्होंने मना कर दिया, कल तो इन्होंने मना कर दिया, आज इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किया है शायद। हाँ, उसके इंटेंशंस ठीक नहीं है।
वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना चाहता है, वो पागल आदमी है। ही मेगा सेइंग मैनियाक कि बोलते हैं उसको। हमारा ट्विटर में अपना एक प्रोसेस पॉलिसी मैकेनिज्म है और हम उससे कंप्लाई करेंगे एंड वी आर नॉट obliged टू गिव दिस थिंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। मतलब उसको मतलब he basically he's saying that I don't want to accept the law of the land. नहीं, उसका हाँ। उसका टाइम आ गया है जाने का और टाइम। और सर वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली स्टॉप कर दें। हाँ ईवी में भी वही करने की रिकॉर्डिंग कोशिश कर स्टॉप रहा कर दें। हाँ, कर दीजिए। है। हाँ, बोलिए। ईवी में भी वही काम करने की कोशिश कर रहा था, फिर बहुत हार्ड बार्गेनिंग के बाद में वो फिर कुछ मतलब वही हद तक आया। जो ईवी जो कार वो तैयार कर रहे थे, जो 5 साल पहले वो कार के लिए भी ऐसे ही कर रहा था कि मेरा कार के लिए सब टैक्स वगैरह तोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा कंट्री में नहीं जाऊंगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया नहीं, तो फिर वो अपने आप में थोड़ा बहुत ये करके अभी आ रहा नहीं, उसकी उसकी अवस्था बहुत खराब होने वाली है। कनाडा ने उसके एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए हैं स्टारलिंक के। पोलैंड को उसने धमकी दी थी, कुछ दिन पुरानी बात है। क्योंकि पोलैंड आर्मी बिल्डअप कर रहा है, मिलिटरीली बिल्डअप कर रहा है, और उनको है कि रशिया इन्वेड करेगी। तो वो इस स्टारलिंक को लेके कुछ हुआ उसका। तो उसने उनको बोला है कि रशिया ने मेरे सर्वेलेंस का, सैटेलाइट का सर्वेलेंस यूज करके मिलिट्री में अपर हैंड पाया है। तो ये खतरनाक है किसी भी देश के लिए। मतलब आप सोचिए, उसके सैटेलाइट्स इंडिया के ऊपर ऑपरेशनल हैं, तो वो पाकिस्तान की भी डेटा उठा रहे हैं, बांग्लादेश की उठा रहे हैं, श्रीलंका की उठा रहे हैं, बर्मा, भूटान, नेपाल, चाइना, सबकी डेटा उठ रही है। अब वो कौन सी डेटा किसको देता है कौन जानता है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आता है। भारत सरकार ने सैटेलाइट फोन्स बहुत लिमिटेड अलाउ किए थे, क्योंकि आप ग्राउंड से सैटेलाइट तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके एंटी नेशनल यूजेस हो सकते हैं। वो जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में है या सैबोटाजिंग एक्टिविटीज में है, उनको एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग टूल मिल जाता है। अब यहाँ पे एरे एंटेनास लगेंगी जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टिविटी लेंगी। तो क्या कंट्रोल है उसका। मैंने मान लीजिए कलकत्ता में सिस्टम खरीदा एक दुकान पे जाके, और मैं जाके उसको चाइना के बॉर्डर पे लगाता हूँ और वहां से रिपोर्टिंग करता हूँ। है। तो डेंजरस है, एब्सोल्युटली डेंजरस है। और ये जो बोलता है हाई स्पीड, झूठ बोलता है। और मीडिया भी, भारतीय मीडिया भी उसकी बातों में उसके प्रेस रिलीजेस कैरी करती है। गलती तो सब जगह तब होती है ना, जब देश के लोग खुद कमजोर पड़ जाते कमजोर हैं। पड़ते हैं। और और हमने तो बार बार देखा है कि जो अविद्या है, लैक ऑफ नॉलेज है, वही सारे दुख का कारण है। हम्म। तो अच्छा। अच्छा, आज मैंने देखा एक न्यूज कि सर अमेरिकन गवर्नमेंट सर सब्सिडी। रिकॉर्डिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, आप ही कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग। क्या हो गया। सर रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई है, तो सूची कर रही है रिकॉर्डिंग। नहीं, आपने तो उनको कहा ना, हाँ, सौम्या को कहा ना रिकॉर्डिंग के लिए। सौम्या कर रही थी। अब नहीं सौम्या आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। नहीं सर, आपने मुझे परमिशन दी, मैंने आपको बोला कि क्लाउड पे ही हो रही है, मुझे नहीं, वो परमिशन। क्लाउड पे नहीं हो रही थी। मेरा क्लाउड वो दिखा रहा है फुल है, मैंने इसको खाली करने का कोशिश किया, मेरे को एक्सेस नहीं दे रहा था। और मेरे कंप्यूटर पे भी नहीं कर रहा था। फिर मेरे को सूची का रिक्वेस्ट आया कि कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना है। तो मैं मान के चला कि शायद उसके कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट अलग थी। और अच्छा, मेरे कंप्यूटर पे तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है मेरे ख्याल में। उसमें उतना स्पेस ही नहीं है, सिर्फ 1 GB स्पेस था, वो मना कर रहा था। आपने सूची को आपने कहा तो मतलब आपने अलाउ किया तो उसने किया होगा सर। हाँ, लेकिन सूची माइक ऑन नहीं कर रही है और बता भी नहीं रही है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो सूची वहां है ही नहीं।
सर रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो बंद कर। रुचि अच्छा एक्चुअली सर स्टेशन में नहीं है, उनका बेटा कर रहा है इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, करने दीजिए, मेरे को कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है। हाँ चिंता नहीं सर, जब यूट्यूब पर डलेगा तो ये सारा मटेरियल वो हम सिर्फ सांके सुनना चाहेंगे, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिर जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उनको एडिट करना पड़ेगा, वो पोर्शन तो काट लेना पड़ेगा। हाँ। उसको एडिट करनी पड़ेगी। वो बोलना पड़ेगा सुचि को, कौन बोलेगा? मैं बता दूंगी सर। ठीक है, ओके। हाँ तो ओह, आईएसपी की आप बात कर रहे थे, झूठ बोल रहे हो। किसकी बात कर रहे थे? आईएसपी जो कम्युनिकेशन का, आईएसपी का वो झूठ बोल रहे हैं करके बोलते हैं एलन मस्क का। आईएसपी का नहीं, ये जो सैटेलाइट की स्पीड्स बता रहे हैं, इससे काफी हाई स्पीड्स में इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मतलब इंडिया में 900 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं और स्टारलिंक के पास 50 लाख हैं वर्ल्ड वाइड। वो 70 देशों में बोलता है मैं ऑपरेट करता हूं, 70 देश मिला के उसके 50 लाख हैं और भारत के अकेले 900 हैं, 900 मिलियन। पहली बात। दूसरी बात, भारत में एक्सटेंसिव फाइबर का नेटवर्क बिछा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, प्राइवेट प्लेयर्स का है, गवर्नमेंट प्लेयर्स का है, रेलवेज वालों का है, बीएसएनएल वालों का है, रिलायंस वालों का है, भारती वालों का है, वोडाफोन का है, भारत नेट का है, बहुत सारे आईएसपीज का है। मेरे ख्याल से भारत में 1200 के ऊपर आईएसपी हैं, उन सब का है, केबल ऑपरेटर्स का है। तो वो बैकबोन को छोड़ के आप बोल रहे हो कि हम रिमोट एरिया में कनेक्टिविटी दे रहे हैं। अरे भैया, जरूरत है क्या? डिमांड है क्या? तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तुम अपने सैटेलाइट फर्स्ट मूवर एडवांटेज से ऊपर लगाना चाहते हो आज। उसके बाद क्या होगा कि टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो जो सैटेलाइट की कैपेसिटीज आज हैं वो 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएंगी भविष्य में, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में। अच्छा, तुम्हारा ऊपर का ऑपरेशनल कॉस्ट लो है, ग्राउंड का ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है डिप्लॉयमेंट का, तो तुम ग्राउंड का कॉस्ट हटा के ऊपर लो कॉस्ट पे देश के पूरे टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के बैकबोन का कब्जा करना चाहते हो। कल तुम बोल दोगे भारत को 5 साल बाद कि मैं बंद कर देता हूं ऊपर से, बैठो अंधेरे में, इंटरनेट नहीं चलेगा। बोल सकता है ना, ये आदमी जो पागलों की तरह बिहेव करता है बोल सकता है। और किसी एक आदमी को ये पावर देने की सरकार को जरूरत क्या है? ये काम तो सरकार का है। तो यहां पे इसरो किस लिए है? यहां पे बीएसएनएल किस लिए है? यहां पे एमटीएनएल किस लिए है? यहां पे वीएसएनएल किस लिए है? नहीं, वो आदमी जो छोटा छोटे बात के लिए गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर रहा है, तो उस आदमी को घुसना नहीं देना चाहिए। वो आदमी पागल है। अरे मैं खुला बोल रहा हूं, वो आदमी पागल है और उसका कारण भी मैं बता रहा हूं पागल क्यों है। वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, आपको मालूम है बात, इम्पोर्टेंट है। तो उसके 6-7 बच्चे हैं, सब उससे है, आईवीएफ से है। वो दुनिया को अपनी मर्दांगी दिखाना चाहता है, इसलिए वो पावर का भूखा है, अपने पावर से अपनी मर्दांगी दिखाना चाहता है दुनिया को। अभी उसने क्या किया कि ट्रंप के साथ मिलके अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती थी टैक्स में, अगर आप ईवी लेते हो तो सम डॉलर्स, मतलब अच्छा अमाउंट है। तो आज के डेट में इसकी गाड़ियां सबसे ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस होती हैं। तो कंपटीशन को बर्डन करने के लिए उसने ट्रम्प के थ्रू उसको हटवा दिया। अभी उसकी लार्जेस्ट मार्केट कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया के स्टेट गवर्नर ने अनाउंस किया कि जितना भी फेडरल गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी को हटा दिया है, उतना ही सब्सिडी कैलिफोर्निया की सरकार देगी सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक्सेप्ट टेस्ला।
टेस्ला को नहीं मिलेगा ये। तो उनके अंदर जंग छिड़ गई है वहां पर, एंटी ट्रंप एंटी मस्क प्रोटेस्ट चल रहा है। नौकरियों से लोगों को बेहिसाब से निकाला जा रहा है, फेडरल एम्प्लॉयज। हेल्थ बेनिफिट्स उन्होंने काट दिए हैं। तो ट्रंप की सरकार जो है वो बिलियनर से भरी हुई है। तो वो जो एक आदमी, पर हाँ, वो एक्स करके कुछ नया प्लेटफॉर्म करके उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप का प्रोफेशनल को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नहीं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। एक्स एक्स नाम करके एक प्लेटफॉर्म करके उसमें अलग अलग प्रोफेशनल को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है अभी, अलग अरे अलग फील्ड करने में जाने दीजिए के लिए। ना। आपको हमेशा एक बात याद रखना होगा, जितनी बार रावण पैदा होगा उतनी बार अवतार आएगा। अगर आपको शास्त्रों पे विश्वास है तो माथा लगाना छोड़ दीजिए। कंस को उसका उसका भांजा मार के गया। रावण की मौत का कारण उसका सगा भाई बना, विभीषण। वो कोई नहीं बचता है। आदमी कुछ भी सोच ले। किसी ने मेरे को आज बताया कि उसके बायोग्राफर ने लिखा है कि इसका माइंड कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। मैं बोला ब्लैंक मतलब? बोला उस ब्लैंक स्टेट में ये कुछ भी कर सकता है, अपने फादर का भी मर्डर करा सकता है। हम चुपचाप सुने। तो ये क्या है? ये डिसबैलेंस माइंड है। एक जनरली लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हाइपोमेनिया लगता है। हाइपोमेनिया मतलब जो सुपीरियोरिटी रहती है उसको, कॉम्प्लेक्स। तो आप देखेंगे कि भारत के जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप फिल्म स्टार्स हैं, टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनमें 90% को हाइपोमेनिया होगा। क्योंकि बिना उस इनर ड्राइव के आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल तक जा नहीं सकते। ये साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी और ऑर्डिनरी को जो डिफरेंशिएट करता है। तो हाँ, मैंने भी सुना है वो। हाँ, तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो हाइपोमेनिया से भी ऊपर है एक्चुअली। हम्म, मेनिया के लेवल पे है। और एक खुद ही गिरेगा, खुद ही मरेगा। वो दुनिया के लोग मिलके मार देंगे उसको। अभी आप सोचिए कि भारत सरकार ने क्या किया है। एयरटेल को आगे खड़ा किया है, एयरटेल ने साइन कर दिया। जियो को खड़ा किया है, जियो ने साइन कर दिया। वोडाफोन बोला हम भी नेगोशिएट कर रहे हैं भाई, जब ये दो चले गए। वो वोडाफोन वाला भी साइन कर देगा। कंडीशन ये है कि जब भारत सरकार परमिशन देगी। हम्म, और भारत सरकार ने सितंबर तक का टाइम मांगा है। कौन जानता है अमेरिका रहेगा सितंबर तक, जिस अवस्था में वो लोग हैं। सिर्फ लालच से नहीं होता है, आपको सब चीज बैलेंस करके चलनी पड़ती है। सर मैं एक जगह में पढ़ा था कि जो हमारा जो महाभारत का वार है उसको जो संजय जो एक जगह में देख के बोल रहे थे, मतलब ये वार फील्ड में चल रहा था परंतु वो उधर हस्तिनापुर में देख के बोल रहे थे, वो भी एक इंटरनेट का ही प्रयोग। आप इस बात को किस तरह से देखते अरे यार, वो तुम योग सूत्र पढ़ोगे तो थर्ड चैप्टर में तुमको मिलेगा कि इंद्रियां, इंद्रिय जय वाला पढ़ो सूत्र। तुम हैं? शास्त्र अभी कम मैंने पढ़ा पढ़ते था। हो, यहां वहां से ज्यादा उठाते हो। नहीं, अच्छा ये मतलब भूल सूत्र से मैं बताऊं क्या? पुस्तक। हाँ, सूत्र बताइए। मैं तो सूत्र मतलब पढ़ा हूँ इंद्रिय जय का, बट पर्टिकुलरली इसके ऊपर जो प्रयोग उसका होने वाला है उसका सूत्र ये बोलता है कि इंद्री जो है वो सूक्ष्म शरीर से मुक्त होके ट्रैवल करती है। तो संजय को वो सिद्धि थी। उसकी आंख की इंद्री जाके दूर पे देख के रिपोर्टिंग करती थी। हम्म, बराबर। और इंटरनेट जो है वो देखने की मशीन नहीं है। इंटरनेट में कोई सेंसिंग नहीं है। इंटरनेट एक पाइप है जिसमें फ्लो होता है बस। यहां से पानी हम्म, वहां जाता है, वहां से पानी यहां आता है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ। और इसमें सेंसिंग क्या है? वो जो मेरे यहाँ कैमरा लगा है वो सेंस कर रहा है।
हाँ वन्ना जी ठीक है। और आपके यहाँ जो कैमरा लगा है वो आपको पिक्चर दे रहा है। ठीक ठीक है सर, मैं आप हाँ तुम्हारा जो टॉपिक है थोड़ा स्पेशलिस्ट टाइप का है, मेरे ख्याल से एक ग्रुप में डिस्कशन में सूट नहीं करता है। तुम एक दिन टाइम बराबर। करके फोन करो, अपने बात करते हैं, ठीक। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो क्लोज करें? हाँ जी। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।